क्लाउड का नाम आता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गूगल क्लाउड टुडे बिकॉज दिस इज इन डेमो सेशन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आता है ना। मे बी आप में से काफी लोगों को अंडरस्टैंडिंग है क्लाउड के बारे में या कुछ काम भी कर चुके होंगे, बट few of the candidates doesn't know what the cloud is, why the requirement of cloud is, cloud क्यों आया है मार्केट के अंदर, वो इतना पॉपुलर क्यों है। तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे विद द स्क्रैप, और एंड में जैसे ही ये मेरा कमिटमेंट है, जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होएगा, यू विल बी एन लाइक बेटर एक्सपर्टीज टू यूज द क्लाउड। जैसे ही क्लाउड की बात करते हैं, सो यू हैव सम वर्ड्स इन योर माइंड्स लाइक दिस वन, क्लाउड, जीसीपी, अज़ोरे, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वरलेस, कंटेनराइजेशन, सर्वर्स, ये सबका सब क्लाउड से ही रिलेटेड है। जितने भी वर्ड्स आपने, ये जितने वर्ड्स आप देख रहे हो उसके अंदर, कहीं ना कहीं आपने इनके नाम सुने होंगे। सो कहीं ना कहीं इन सभी वर्ड्स का रिलेशन क्लाउड से ही आता है। ठीक है, ये अलग अलग चीजें अलग अलग है, बट एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। ओके, सो आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट? ओके, सो नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले जो चलते थे, वो पॉपुलर चीजें क्या हुआ करती थी कि इंडस्ट्रीज अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करती थी। ठीक है, प्रीवियसली देयर आर नो डेटा सेंटर्स लाइक फॉर पब्लिक अवेलेबिलिटी। तो जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको अपना अगर कुछ भी डिप्लॉयमेंट करना है, दे आर सेटिंग अप देयर ओन सर्वर्स इन देयर ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट। तो वो पहले सर्वर परचेज करते थे। ठीक है, तो उसी को हम लोग बेयर मेटल भी बोल सकते हो, दैट फिजिकल सर्वर। कभी अगर अपने डेटा सेंटर में गए हो, कभी देखने का मौका मिला है, वहां पे भी आप देख सकते हो देयर आर फिजिकल सर्वर सेटअप्स। तो फिजिकल सर्वर को आप किस तरह से समझ सकते हो, अगर आपको इजी अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो ये समझ लो कि आपके पास में हार्डवेयर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका लैपटॉप मान लो, आपका लैपटॉप हार्डवेयर है जिसके ऊपर रैम है, सीपीयू है, स्टोरेज अटैच की गई है, और आपका एनआईसी कार्ड, जो कि आपके वाईफाई या लैन कार्ड होते हैं, उनको आप एनआईसी समझ सकते हो। तो दैट्स योर कंप्लीट हार्डवेयर। रियल में इनको थोड़ा सर्वर्स में, रैक ब्लेड सर्वर्स में सेटअप होते हैं। स्टोरेज अलग, स्टोरेज डेटा सेंटर में एक अलग सा पूरा बॉक्स होता है जिसमें सारी हार्ड डिस्क अटैच होती हैं। ठीक है, तो वहाँ रियल टाइम में अगर देखोगे, थोड़ा डिफरेंट लुक देखने को मिलता है उसका, बट लेट्स नॉट गो विद दैट पार्ट, कंफ्यूज नहीं करने का है खुद को। तो ये मान लो कि आपका फिजिकल सर्वर है, आपका लैपटॉप, इसको कंसिडर कर लो। अब डेडिकेटेड सर्वर में क्या होता था, जो फिजिकल सर्वर थे होते थे पहले, पहले वाला जो टेक्नोलॉजी था, उसमें आप अपने एक सर्वर पे, एक कंप्लीट हार्डवेयर पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते थे। ठीक है, जो भी ओएस डालोगे, सपोज आपने लिनक्स रन किया या विंडोज रन किया, तो दिस कंप्लीट हार्डवेयर विल बी मैनेज्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको दूसरे टर्म में ये भी समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा हार्डवेयर डेडिकेटेड है सिर्फ इस एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो अगर मान लो कि यू नीड द अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपको लिनक्स यहाँ चला रखा, आपको एक और लिनक्स ओएस रन करना है, तो यू नीड टू सेटअप अनदर बेयर मेटल। एक और आपको बेयर मेटल सेटअप करना होगा। आपको दोबारा एक और ओएस चलाना है, यू नीड टू सेटअप अनदर बेयर मेटल। जितने भी बार आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करना है, 10 ओएस यूज करने हैं, तो आपको 10 बेयर मेटल रखने पड़ेंगे। ठीक है, बट इसका नुकसान क्या है? तो नुकसान साफ साफ दिख रहा है। अगर आपको, सपोज करो, आपको 5 एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, एंड एवरी एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी डिप्लॉय ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग नहीं है, मतलब सेम ही हो सकता है। सपोज करो पांचों एप्लीकेशन लिनक्स पे ही रन करनी है, बट ऑन सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर किसी के लिए एक डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एप्लीकेशन को चलाने के लिए। तो आपने 5 ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने पड़ेंगे। अब 5 ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए आप क्या करोगे? 5 बेयर मेटल सेटअप करोगे। अब ये समझ लो कि आपको 5 एप्लीकेशन चलानी थी, जिसको रन करने के लिए आपने क्या क्या किया? आपने 5 अलग अलग लैपटॉप परचेज करके लेके आए। क्यों? क्योंकि एक लैपटॉप पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम चल नहीं सकते। ठीक है, तो वहां पे बात क्या आई कि अब मैंने कितने कितने लैपटॉप परचेज कर लिए? 5 लैपटॉप परचेज कर लिए। सो ऑब्वियसली क्या लॉस हुआ? कॉस्टिंग का।
तो अगर आप डेडिकेटेड सर्वर पे काम करते थे तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई होती थी, और इनकी मेंटेनेंस भी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सर्वर आप सेटअप करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इनकी मेंटेनेंस भी आएगी, इनको रखने के लिए जो स्पेस है तो स्पेस कॉस्टिंग भी आएगा, राइट। देन अगर आपको एक नया सर्वर सेटअप करना है, एक नया बेयर मेटल सेटअप करना है, तो उसको सेटअप करने में टाइम भी क्या करेगा, ज्यादा लगेगा। सपोज अगर आपको कहा कि एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, अब उसके लिए एक नया बेयर मेटल सेटअप करो, तो एक आप पूरा फिजिकल सर्वर सेटअप करोगे, उसके कनेक्शंस, वायर वगैरह फिजिकल, देन उसके ऊपर फाइनली आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करोगे, देन फाइनली आप उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी कॉस्टली, और हर चीज को मैनुअली करना पड़ रहा था, और सब कुछ मैनुअली ही मैनेज करना पड़ रहा था। आपके पास में 20 सर्वर हैं, 30 सर्वर्स हैं, हर सर्वर को यू आर गोइंग टू मैनेज मैनुअली, राइट। सो दैट्स एन कंप्लीटली लॉस फॉर एवरी सेक्टर टू यूज द बेयर मेटल एनवायरनमेंट। तो अब नया टेक्नोलॉजी इसके बाद में मार्केट में आया, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन ने किसमें हेल्प किया हमको? तो वर्चुअलाइजेशन ने हमको हेल्प किया कि पहले हम लोग एक हार्डवेयर पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते थे, बट नाउ हमारा जो हार्डवेयर है, ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी को एक बंदा यूज नहीं करेगा, अब इस गाड़ी को मल्टीपल बंदे यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ शेयर्ड कैब। तो शेयर्ड कैब में क्या होएगा, कॉस्टिंग भी कम आएगी, राइट। तो ये मेरा पूरा का पूरा डेडिकेटेड हार्डवेयर है, वही सेम हार्डवेयर मैंने यहाँ सेटअप किया है। अब वर्चुअलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए एक टूल होता है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन समझ लो हाइपरवाइजर नाम से। तो हम हार्डवेयर के ऊपर क्या डिप्लॉय करते हैं, हाइपरवाइजर डालते हैं, एंड दिस हाइपरवाइजर अलाउ अस टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम बेयर मेटल। इस फिजिकल बेयर मेटल पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकते हो, चला सकते हो। बट वो कैसे पॉसिबल है भाई? एक इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर पता चलेगा कि भाई मेरा जो रैम है वो कोई दूसरा ओएस भी यूज कर रहा है, दिक्कत नहीं होएगी। मेरा जो सीपीयू है वो कोई दूसरा ओएस भी यूज कर रहा है, तो उसको इश्यू नहीं होगा, बिल्कुल होएगा। तो हाइपरवाइजर बेसिकली क्या करता है ना, कि वो वर्चुअल हार्डवेयर बना देता है। यानी कि ये जो एक ये जो ओएस आप रन करोगे, ये ओएस डायरेक्टली इस बेयर मेटल पे रन नहीं होगा। हाइपरवाइजर की हेल्प से आप पहले क्या करते हो, एक वीएम बनाते हो। वीएम इज अ कलेक्शन ऑफ वर्चुअल हार्डवेयर्स। वो फिजिकली जो आपका ये जो फिजिकल हार्डवेयर है इसी से क्रिएट होएगा, इसी को यूज करेगा बैकएंड में, बट वो आइसोलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल रैम बना दिया, वर्चुअल सीपीयू बना दिया, वर्चुअल स्टोरेज बना दिया, वर्चुअल एनआईसी कार्ड बना दिया। अब इस पर्टिकुलर वर्चुअल हार्डवेयर पे मैंने क्या कर दिया, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर दिया। सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम विल फील दैट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैव इट्स ओन हार्डवेयर। उसको लगेगा कि मेरे पास अपना 4 GB रैम है, मेरे पास अपना 1 CPU है, मेरे पास अपना 50 GB का स्टोरेज है। बट एक्चुअली वो बैकग्राउंड के अंदर हार्डवेयर को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वर्चुअल मशीन हार्डवेयर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन वीएम में चल रहे हैं, दे विल नॉट फील दैट दे आर रनिंग ऑन द शेयर्ड हार्डवेयर। तो उनको उनको अपना रैम चाहिए था, मिल गया। उनको अपना सीपीयू चाहिए था, मिल गया। दैट्स एन एडवांटेज। तो वर्चुअलाइजेशन के आने से फिर फायदा क्या मिला हमको, कि अगर मैं आपको कहूं कि यू नीड टू डिप्लॉय 20 एप्लीकेशन, तो आपको अलग अलग बेयर मेटल सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब 20 एप्लीकेशंस के लिए लेट्स कंसिडर कि 10 एप्लीकेशंस विल रन ऑन 10 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और यू कैन से लाइक 8 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कोई भी दो एप्लीकेशन हो सकती है जो एक पे चल जाएगी, एक ही ओएस को चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सर्वर समझ लो, 10 एप्लीकेशन को 8 सर्वर्स पर डिप्लॉय करना है, ठीक है। सर्वर ऑल्सो हैव ऑपरेटिंग सिस्टम इनसाइड इट। तो अब आपको क्या चाहिए, 8 सर्वर बनाने, 8। अब वो वर्चुअल बनाओ या फिजिकल बनाओ, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस, ठीक है। अब एप्लीकेशन कुछ अब एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट है डिप्लॉय करने का, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरे को अलग अलग बेयर मेटल सेटअप करने की बजाय सेम बेयर मेटल पे मैं 10
सॉरी 8 वर्चुअल मशीन क्या कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा 8 वर्चुअल मशीन। उससे एडवांटेज क्या हुआ, पहले मेरा कोस्टिंग क्या आ रहा था, 8 मेरे को क्या सेटअप करने पड़ते, फिजिकल सर्वर। अब मेरा एक ही फिजिकल सर्वर है, शेयर्ड है बस वो। तो इससे एडवांटेज क्या मिला, कोस्टिंग कम हो गई। अब आपको 10 बेयर मेटल नहीं परचेज करने पड़ रहे, अब एक पे ही काम हो रहा है आपका। ठीक है, तो कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली कम हो गई, स्पेस कॉस्ट भी कम हो गया, मेंटेनेंस भी कम हो गया। पहले आप जहां पे आपको 8 फिजिकल मशीन को मेंटेनेंस पे डालना था, अब आपको एक को ही करना है। वर्चुअल मशीन बनाने में टाइम भी कम लगता है। अगर आप में से कभी ने किसी ने VMware यूज किया हो, ऑब्वियसली सभी ने यूज किया हो सकता है, बट कभी नहीं किया तो देखना कहीं। VMware कभी आप यूज करते हो तो क्लिक 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 करना होता है, विद इन फ्यू मिनट्स योर वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड एंड रेडी, राइट। तो बहुत कम टाइम लगता है प्रोविजनिंग के अंदर भी। सो दैट्स एन एडवांटेज जो वर्चुअलाइजेशन ने हमको प्रोवाइड किया, कि हम लोग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं ऑन द सेम हार्डवेयर, राइट। सो ये है वर्चुअलाइजेशन का हमारा एडवांटेज, सिंपल सा एडवांटेज। सो इसका मतलब ये नहीं है कि डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी खत्म हो गया है। आज भी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनको चलने के लिए दे नीडेड द डेडिकेटेड सर्वर, वो वर्चुअल मशीन्स पर रन नहीं कर सकते। आज भी ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको रन करने के लिए क्या चाहिए, सीधा फिजिकल हार्डवेयर का एक्सेस चाहिए उनको। दे कैन नॉट बी डिप्लॉयड ओवर द वर्चुअल मशीन्स, राइट। सो दैट्स अ थिंग। तो दोनों टेक्नोलॉजी अभी भी है, वर्चुअलाइजेशन भी है और डेडिकेटेड सर्वर्स भी हैं नाउ। अब उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या करने लग गए, अपने ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर्स को सेटअप करने लग गए। ठीक है, अब मान लो किसी के पास में एक डेटा सेंटर है, किसी के पास में 2 डेटा सेंटर्स हैं, हाउ दे विल वर्क। इसको वर्चुअलाइजेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हार्डवेयर पहला ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ये था, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। वर्चुअलाइजेशन आने से हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन लेयर थी, अब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप रन कर सकते हो वेयर यू आर डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस, राइट। इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। तो डेटा सेंटर की बात करते हैं अब, जो कि हमने ये दोनों समझ लिया है, व्हाट इज डेडिकेटेड सर्वर, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर एक कुछ नहीं है, एक स्पेस है, एक बिल्डिंग है, जिसके अंदर हमारे पास में जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने कंपोनेंट्स होने चाहिए वो सब है। लाइक आपके सर्वर जिसके ऊपर रैम लगी हुई है, सीपीयूज हैं, एक कोई एक सेंट्रलाइज जगह है जहाँ पे सारी स्टोरेज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब है आपका डेटा सेंटर के अंदर। बट डेटा सेंटर, अब मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ। ठीक है, तो डेटा सेंटर हमारे पास, किसी के पास एक डेटा सेंटर है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास 10 डेटा सेंटर बने हुए हैं। अक्रॉस द रीजन भी हो सकते हैं, अक्रॉस द कंट्रीज हो सकते हैं, राइट। सेम कंट्री के अंदर उसने 3 डेटा सेंटर बना रखे हैं, सपोज एक नोएडा, एक बैंगलोर, एक पुणे। अब इतने बड़े डेटा सेंटर एनवायरनमेंट को हाउ यू विल मैनेज। इनमें से कि कुछ सर्वर्स पे तुमने वर्चुअलाइजेशन चला रखा है ताकि उस पे वीएम बना सको, कुछ सर्वर को तुम डेडिकेटेडली भी यूज करना चाहते हो। बट इतने सारे सर्वर्स को, इतने इतने बड़े डेटा सेंटर को हाउ यू विल मैनेज, मैन्युअली जाके करोगे क्या एक एक पे, नहीं ना। कुछ तो ऐसा टूल या कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए that will help you to automate these all things, to manage these all things centralizedly, right? So now the terms come, cloud। तो आप में से मुझे कोई डिफरेंस बता सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। भाई 2 टर्म्स है अलग अलग, वन इज क्लाउड, वन इज क्लाउड कंप्यूटिंग। चीजें अलग अलग है, व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लाउड क्या है, क्लाउड एक टूल बनाया हुआ है, एक एप्लीकेशन है दैट इज मैनेजिंग सम थिंग्स विद द ऑटोमेशन। उसके पास में बहुत सारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनी हुई है, दे आर परफॉर्मिंग समथिंग। सो क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों डिफरेंट है। So cloud is a tool that
is automating your infrastructure. मैंने अभी आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया डेटा सेंटर को, हाउ यू विल मैनेज दिस कंप्लीट डेटा सेंटर. इतना बड़ा एनवायरनमेंट है आपके पास में, इसको मैनुअली तो एक एक पे जाके मैनेज नहीं करने वाले हो. मैनुअली तो ऑपरेशंस परफॉर्म करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, मैन पावर बहुत ज्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगी चीजें. सो देयर इज अ क्लाउड. इस पूरे डेटा सेंटर को एक टूल से मैनेज करेंगे, और जरूरी नहीं सिर्फ एक डेटा सेंटर को मैनेज करें. वी कैन हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स. मेरे पास 2 डेटा सेंटर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द रीजन्स, राइट. तो मेरे पास में डेटा सेंटर वो अलग अलग हो सकते हैं. सो उन सारे डेटा सेंटर्स को विद इन अ सिंगल टूल आई कैन मैनेज, एंड दैट टूल इज कॉल्ड क्लाउड. तो मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे अवेलेबल. तो इफ यू हैव योर ओन डेटा सेंटर्स, आपके पास में खुद के डेटा सेंटर्स हैं, इतना रिच ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो यू कैन डिप्लॉय दीज टूल्स टू मैनेज योर डेटा सेंटर्स, टू मैनेज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. Those tools are called Packstack, OpenStack, IBM Cloud, VMware Cloud, Demandware Cloud. So ऐसे बहुत सारे हैं, ये मेरे माइंड में अभी कुछ नाम है जो मैंने आपको बताए. ठीक है. तो इट्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, और जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा, जो भी आपको बेस्ट डील देगा, आप वो क्लाउड क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, राइट. एंड नाउ, तो क्लाउड अगर ये है तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है. अब एक बात बताओ, आपके पास में अगर अपना डेटा सेंटर है तब तो काम हो गया, आपने क्लाउड डाल दिया, इनमें से कोई डिप्लॉय कर दिया, आपका काम तो बन गया. बट अगर आप सपोज एक स्टार्टअप कंपनी है या फिर मिड कंपनी है, they don't have that strength to set up their own infrastructure, how they are going to work, right? That's correct. तो वो कैसे काम करेंगे. अब ये मान लो कि जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, वो तो अपनी गाड़ियों से चले जाएंगे, बट जिनके पास कहीं अपनी गाड़ी नहीं है, उनको कभी ट्रैवल करना है, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे. सिंपल सा एग्जांपल, कोई पब्लिक सर्विसेज भी तो होती है गाड़ियों की. भाई गाड़ी तो वो भी है, लेकिन वो पब्लिक के लिए बनी हुई है. तो सिंपल सा है यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट थिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं, ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी. जब आपको चाहिए तब तो मिल जाएगा, और नहीं चाहिए तो छोड़ दो. जो सेम वही गाड़ी वाला एग्जांपल, जब आपको जाना हो, आपने कैब बुक किया, चले गए, आपको खुद की गाड़ी रखने की जरूरत ही नहीं है. तो आपने जब उसको यूज किया, जितना उसको यूज करोगे उतना आप क्या कर दोगे, पे कर दोगे. तो पे पर यूज भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो बस बात यहाँ पे क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका है, पब्लिक का, और टूल भी उन्हीं का है. जस्ट लाइक अमेजन की या गूगल क्लाउड की हम लोग बात करते हैं, या एज्योर की हम लोग बात करते हैं, तो इनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है. डेटा सेंटर्स हैं अक्रॉस द सिटी, कंट्रीज एंड रीजन्स, और इनका अपना टूल भी है, खुद का ही टूल है, दैट इज मैनेजिंग देयर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग. मतलब ऑन डिमांड एबिलिटी, पे पर यूज, ठीक है. और ओवर इंटरनेट इनको इजीली मैनेज किया जा सकता है. बस आपको इनका जो टूल है, जो इनका पोर्टल है, इन्होंने उनको मैनेज करना आना चाहिए आप, और हमें बस वही सीखना है, हाउ टू मैनेज, हाउ टू वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर कंसोल्स और पेजेस. Hope you guys are cleared about this. Any queries, any doubts between cloud and cloud computing? No, sir. All good. So these are the features Yes. that is being provided by the cloud computing. On demand, self service, like public service है ये, मान लो. अब भाई एक बात बताओ, जिसके पास में अपना प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसको बाहर पब्लिक के लिए अवेलेबल करे ना करे, उसको क्या मतलब है. वो तो आपको उसको जैसे मैनेज करना चाहे कर सकता है ना, राइट. बट ये है, ये पब्लिक फैसिलिटीज है. ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, दैट इज बीन अवेलेबल इन द क्लाउड कंप्यूटिंग. लोकेशन एंड डिवाइस इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर मेरे को सर्वर चाहिए
तो जरूरी नहीं है कि मेरा डेटा सेंटर, अगर प्राइवेट वाला है तो अपने डेटा सेंटर्स में ही काम कर सकता है। अगर अगर उसका डेटा सेंटर सपोज करो कि यूएस में नहीं है, सो दे कैन नॉट प्रोविजन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। ठीक है, बट पब्लिक क्लाउड में इनकी तो सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, इनके तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेटा सेंटर्स हैं, सो यू कैन इजीली पिक योर लोकेशंस डिवाइसेस एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर मान लो आपको एक 32 GB का सर्वर चाहिए, तो आप इनसे ले सकते हो, इनके पास अवेलेबल है वो सब चीजें। ठीक है, have always available scales automatically to adjust to increase the demand। जैसे जितना यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग पे करोगे। ठीक है, इन्होंने अपना एक वेब पोर्टल बना के दिया होता है जिसके थ्रू आप इनका क्लाउड मैप प्लेटफॉर्म क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। अब ये वेब पोर्टल है ना, ये जरूरी नहीं है पब्लिक क्लाउड में ही है, ये प्राइवेट में भी मिलेगा। कभी अगर आपने ओपन स्टैक कभी मौका मिले आपको प्राइवेट क्लाउड्स को डिप्लॉय करने का, तो वहां पे भी आपको वेब कंसोल वहां पे भी अवेलेबल होएगा। ठीक है, यहाँ पे लो सॉफ्टवेयर कोस्ट है, जैसे कि देखो ये समझो कि एक तो मैं एक विंडोज सर्वर का लाइसेंस परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को विंडोज सर्वर चलाना है तो लाइसेंस चाहिएगा। अगर मैं एक विंडोज सर्वर का लाइसेंस परचेज कर रहा हूँ, मुझे वही कोस्टिंग पे करना पड़ेगा जो मार्केट में चल रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना कि वो बल्क में लाइसेंस परचेज कर लेते हैं। जैसे कि कोई तो बल्क में बुक्स परचेज करके लेके आता है तो उसको कॉस्ट कम पड़ती है। तो अमेजन का और इनका विंडोज का टाई अप है, तो इनके पास में बल्क लाइसेंसेस होते हैं, तो इसलिए आपको लाइसेंस कॉस्टिंग भी क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है वहां पे, क्योंकि इनके पास में पब्लिक यूज करने वाले बहुत है। तो इनको भी पता है बहुत सारे यूज करने वाले मिलेंगे, तो वहां पे इनके टाई अप की वजह से कॉस्टिंग कम हो जाती है। ऑफर्स एडवांस ऑनलाइन सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी आपको चाहिए बेसिक लेवल्स जो सर्वर के लिए होती हैं, वो सब सिक्योरिटीज ये एडवांस में ही डिप्लॉय करके दे देते हैं तुमको, तुमको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ क्लाउड, सो वैसे तो इनको डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी अगेन, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, एक चौथा क्लाउड और है मल्टी क्लाउड, बट वो अब बंद हो चुका है तो उसका कोई यूज नहीं है अब। फिर भी मैंने एक नाम बता दिया आपको। तो बेसिकली तीन टाइप्स के क्लाउड हैं। पब्लिक क्लाउड, जिसकी सर्विसेज पब्लिकली अवेलेबल है, एनी वन इन द वर्ल्ड कैन इजीली यूज देम, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेट क्लाउड, अब प्राइवेट क्लाउड का मतलब सिंपल है, प्राइवेट है, मेरा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने उसको उसके ऊपर कोई क्लाउड चला रखा है जो दैट इज मैनेजिंग दैट थिंग, बट उसकी सर्विसेज पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो मेरा प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मोस्टली प्राइवेट क्लाउड्स को जो यूज करते हैं ना, वो आपके बैंकिंग सेक्टर्स, डिफेंस सेक्टर्स, ये जयश्री सब का वो फोन था। प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करती हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से। हाइब्रिड क्लाउड थोड़ा मिक्सचर ही है, वो पब्लिक और प्राइवेट के कॉन्सेप्ट्स को ऐड ऑन करता है। तो पहला पब्लिक क्लाउड सीधा सा हम समझ ही चुके हैं, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड कैन यूज इट। ठीक है, थर्ड पार्टी सर्विसेज, इंटरनेट से इजीली एक्सेस हो जाता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, सिंपल। सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो ये डेटा सेंटर 1 है, ये डेटा सेंटर 2 है, एग्जांपल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, एंड ये इनके ऊपर मैंने क्लाउड डाला हुआ है, दैट दिस क्लाउड इज मैनेजिंग दीज डेटा सेंटर्स और कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आपने आके अपना कोई कोई भी बंदा यहाँ पे आके अपना अकाउंट बना सकता है इस क्लाउड पे। जैसे कि मयंक ने अपना बनाया, अंशुल ने बनाया, नारायण ने बनाया, कुशल ने बनाया, अपने अपने अकाउंट्स बना लिए हैं। नाउ यूजिंग देयर लॉग इन अकाउंट्स, दे आर लॉगिंग टू दिस पर्टिकुलर क्लाउड एंड मैनेजिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फीचर ऑफ पब्लिक क्लाउड, पे एज यू यूज। इसको सिंपल सा मतलब दिमाग में इमेज लेके चलो, एक पब्लिक गाड़ी है, पब्लिक कैब सर्विस है, और जब प्राइवेट का नाम आया तो वहां पे दिमाग में लेके चलो कि मेरी खुद की गाड़ी है, तो वहां पे अपनी लिमिटेशंस आ जाती हैं खुद की गाड़ियों में। और प्राइवेट पब्लिक गाड़ियों में जब यूज करना है तब आ जाएगी, और जितना उसको यूज करोगे उतना ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो। एज यू डू नॉट परचेज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ मेंटेनेंस। अब गाड़ी में भैया आपने गाड़ी खरीदी थोड़ना है, आप तो जा रहे हो ना, अब उसकी मेंटेनेंस, टायर फट गया, कुछ भी हो गया, वो उनकी हेडेक है, हमारी हेडेक नहीं है।
आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सब इस चीज की हेडेक लेगा। कभी भी स्केल कर सकते हो, मतलब एट ए टाइम आपको 10 गाड़ियां चाहिए, मिल जाएगी, बुक करो। सेम एट ए टाइम आपको 100 सर्वर्स का रिक्वायरमेंट है विद योर पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, आप जब भी डिमांड करोगे मिल जाएगा। जब डिमांड नहीं होएगी हटा दो। तो जितना यूज किया उतना ही पे करोगे, नथिंग मोर नथिंग लेस। सो दीज आर पर्टिकुलर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुने भी होंगे आप लोगों ने। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, देन यू कैन आस्क। मेन एजेंडा समझ में आया? व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड लोगों के दिमाग में मतलब पता ही नहीं क्या चलता है कि डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। Nothing. It isn't just an application, just a tool that is managing the complete infrastructure. It have some scripts inside it that is helping the cloud to perform some task automation. Like अगर आपको VM बनानी है तो आपको किसी सर्वर पे जाके उसके वर्चुअलाइजेशन पे लॉगिन करके VM नहीं बनानी पड़ेगी। आप बस एक क्लाउड पे हो, बैठे हो अपने घर पे अपने लैपटॉप से उस क्लाउड पे लॉगिन कर रहे हो, उस एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहे हो, एंड यू आर मैनेजिंग योर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। उस टूल पे बैठ के आप कहीं पे भी VM बनाओ, ठीक है? कोई क्वेरीज? इतना तो वही अच्छा तो मैं नहीं पढ़ाता, कोई क्वेरी ना हो। No, Yudhendra, we are going good. ओके, दैट्स ग्रेट। मेरे लिए इजी हो गया। नेक्स्ट आगे प्राइवेट क्लाउड। But Yudhendra, people had some doubts. Okay, so let me ask यप, that people are sharing, I guess. See, they wanted to यू आर ऑन go. शेयर्ड स्क्रीन। Yeah, yeah. So, what they wanted to know is after this training program, we will be able to write the exam of the GCP architect, right? And we यस, can apply for the job of the position of GCP architect, not of, as the associate. देखो आर्किटेक्ट भाई अलग मॉड्यूल होता है। आर्किटेक्ट के लिए यू नीड टू क्लियर एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशंस, ठीक है? Okay. सबसे पहला एसोसिएट होएगा, ठीक है? Hmm. एंड देयर इज सम अनदर सर्टिफिकेशन मोर, एंड देन यू कैन गो फॉर द आर्किटेक्ट पार्ट, ठीक है? Okay. तो ऑलवेज यू हैव टू फर्स्ट गो विद द एसोसिएट ऑन एवरी Okay. क्लाउड प्लेटफॉर्म। ऐसे But एडब्ल्यूएस में for भी that, for the architect, do we देखो need to ये take some आर्किटेक्ट ही other है, training इसको too? कंफ्यूज किया हुआ है लोगों ने। देखो मैं बताता हूँ, ये Okay. आर्किटेक्ट ही है। जैसे कि Okay. सिंपल टर्म्स में गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट करके ये सर्टिफिकेशन है, बट इनके अंदर इन्होंने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, एसोसिएट, Okay. प्रोफेशनल, सिक्योरिटी, समझ रहे हो? तो दैट सर्टिफिकेशन नेम इज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन। बट अब इनके अंदर क्या होता है, मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है? जस्ट एक सेकेंड। ओके, ये दिस वन देखो, फाउंडेशनल, एसोसिएट, प्रोफेशनल। तो हम फाउंडेशन वाला पार्ट भी कवर कर रहे हैं और एसोसिएट वाला पार्ट भी कवर कर रहे हैं, ठीक Okay. है? एंड देन देयर इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, तो उसके लिए आपको और एडवांस लेवल के पे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? बट वी आर Okay. आल्सो गोइंग टू कवर फ्यू थिंग्स ऑफ प्रोफेशनल। मैं पूरा नहीं बोल Okay. रहा, बट फ्यू थिंग्स ऑफ प्रोफेशनल। बट यू कैन इजीली क्लियर योर एसोसिएट सर्टिफिकेशन, फाउंडेशनल सर्टिफिकेशन भी क्लियर कर पाओगे। एंड मे बी, अभी किसने बताया, ट्रेनिंग एंड पे डिपेंड करेगा आप प्रोफेशनल कर पाओगे कि नहीं, राइट? But not the architecture one, right? दीज ऑल आर आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशंस। आर्किटेक्ट कंफ्यूज करने के लिए वो वर्ड बना हुआ है, गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट फाउंडेशनल सर्टिफिकेट, गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट एसोसिएट सर्टिफिकेट, गूगल क्लाउड आर्किटेक्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आई थिंक ज्यादा कुछ अब इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो प्राइवेट क्लाउड में एक पूरा प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है? एंड दिस इज योर कंपनी, जिन उस कंपनी के ही यूजर्स हैं ABCD, नॉट एनीवन इन द वर्ल्ड। दिस इज द ओनली कंपनी यूजर्स, दे कैन connect with the cloud. It is not available for everyone in the world, and this is their infrastructure, उनकी टीम,
जो भी है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली मैनेज कर सकती है, नॉट एनीवन इन द वर्ल्ड। फीचर्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड, आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाती है क्योंकि ये इंटरनेट पे हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रिलायबिलिटी आपकी ज्यादा होएगी। तो ऐसी कंपनी जिनका लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका डेटा इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, वो मोस्टली अपना प्राइवेट क्लाउड इन्वायरमेंट रेडी करती हैं। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल्स अगर आप लो, कम चलो कंपनीज का नहीं लेता मैं नाम, फिर से कंफ्यूजन आएगा। इस बेटर मैं ऐसे सेक्टर्स का नाम ले देता हूँ जिनका डेटा इंपॉर्टेंट होता है, लाइक डिफेंस सेक्टर्स, है ना, बैंकिंग सेक्टर्स। तो इनके लिए कुछ ऐसा है कि इनका डेटा अक्रॉस द कंट्री भी नहीं होना चाहिए। इन जैसे इंडिया है, अब इंडिया का मान लो बैंकिंग सर्वर यूएस में दे दिया इनको, यूएस में सर्वर थोड़ा ना लेगा वो, ठीक है। या फिर इंडिया का डिफेंस सर्वर्स है, तो उनके लिए डेटा का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's why they are more reliable on the private cloud, not to use the public cloud. अब भले कॉस्टिंग तो ज्यादा आएगी क्योंकि उनका खुद का इंफ्रा है, but they have to work with that because they want these features, right? Total control. ये कुछ प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। Amazon, सॉरी, ये Amazon GCP, ये है ना, ये भी प्राइवेट क्लाउड में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना कुछ पर्टिकुलर जो स्पेस है, डेटा सेंटर का कुछ पर्टिकुलर रिसोर्स है, उसको कंप्लीटली एक्सेस करने के लिए दे देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। जस्ट लाइक एफबीआई है ना, एफबीआई अपना जो कंप्लीट डेटा है, उसके जितने भी सर्वर्स हैं वो अमेजन क्लाउड पे हैं, लेकिन उसके सर्वर जिस एरिया में है या फिर जो पर्टिकुलर पार्ट है उसको सिर्फ वही मैनेज कर सकता है एफबीआई, बाकी किसी को भी उसका एक्सेस नहीं है। सो आप चाहो तो इनसे अपना प्राइवेट एनवायरनमेंट भी ले सकते हो, बट ऑब्वियसली उसका कॉस्टिंग आएगा। नाउ हाइब्रिड क्लाउड, तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है बिटवीन द पब्लिक क्लाउड्स एंड योर प्राइवेट क्लाउड। अब जैसे कि मेरा पूरा प्राइवेट क्लाउड मैंने सेटअप कर रखा है, बट आई नीड फ्यू सर्विसेज ऑफ पब्लिक क्लाउड ऑल्सो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये बीच में क्या करता है ना कि आपका एक नेटवर्क वीपीएन वगैरह आपने करके नाम सुना होगा ना, वीपीएन वगैरह करके। तो वो वीपीएन की हेल्प से आपकी जो कुछ सर्विसेज हैं वो आप पब्लिक क्लाउड से अवेलेबल करवा सकते हो, कुछ प्राइवेट से। और ये सारा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म कर पूरा परफॉर्म करने के लिए यू हैव सम ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स, जिसमें से यू कैन सी टेराफॉर्म, क्लाउड क्लाउड फॉर्मेशन जो कि एडब्ल्यूएस का स्पेसिफिक है, ऐसे शेफ है। तो दीज आर द टूल्स फ्रॉम विच यू कैन सेट अप अ मिक्स क्लाउड कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड क्लाउड। ये इसके फीचर्स ज्यादा कुछ उस पर डिस्कस करने का है नहीं, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइडर्स amazon, गूगल, आईबीएम, ये सब के सब आपको हाइब्रिड क्लाउड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, रैक स्पेस। क्लाउड सर्विसेज के मॉडल्स, आपने क्लाउड पे अब डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। ये तो ट्रेडिशनल है, बिना क्लाउड से पहले आपका खुद का नेटवर्किंग होगा, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन सब आप करोगे, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय यू। बट क्लाउड जब से आया तो पूरा का पूरा हेडेक उसने लिया, लाइक नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि भाई आपको कहां तक मैनेज खुद से करना है, बाकी चीज क्लाउड आपके लिए मैनेज करके दे दे। तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जो यूजेबल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यानी कि नेटवर्किंग क्लाउड मैनेज करेगा, स्टोरेज क्लाउड मैनेज करेगा, आपका आप जो सर्वर बनाओगे, जो सर्वर प्रोविजन करोगे, दैट विल बी मैनेज्ड बाय क्लाउड। वर्चुअलाइजेशन लेयर्स भी वही मैनेज करेगा। अब उसके ऊपर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, आई विल डिसाइड विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू रन, या मिडलवेयर कुछ चलाना है वो मैं डिसाइड करूंगा, या फिर मेरा कोई भी ऐप, कोई भी रन टाइम चलाना है वो मैं डिसाइड, डेटा कौन सा होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एप्लीकेशन कौन सी चलेगी वो भी मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो मेरे को बस सर्वर दे दो, बाकी सब चीजें मेरी हेडेक है, बाकी सब मेरी रिक्वायरमेंट मैं खुद से डिप्लॉय करूंगा। तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। यानी आपको तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, नाउ यू विल सी व्हाट यू हैव टू डू विद दैट इंफ्रा। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस।
प्लेटफॉर्म एज सर्विस मोस्टली हेल्पफुल है डेवलपर्स के लिए, ठीक है, एडमिन्स और डेवलपर दोनों के लिए है, बट मोस्टली इसको डेवलपर्स वगैरह यूज करते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको बस अपना रन टाइम दे दो, यानी कि जस्ट लाइक ये समझ लो कि डोकर डाल के दे दो, डोकर इज एन पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। या फिर ये समझो कि पाइथन डाल के दे दो, मैं बस मेरा कोड मैं डालूंगा, मेरा एप्लीकेशन में मैं मेरा कोड डालूंगा और डेटा डालूंगा, मेरे को बस प्री इन्वायरमेंट रेडी करके चाहिए सब कुछ। जो प्री इन्वायरमेंट है दैट विल बी मैनेज्ड बाय द क्लाउड। सो देयर आर सम सर्विसेज, तो उसके लिए कुछ सर्विसेज जस्ट लाइक जो कंटेनराइजेशन की सर्विस है, उसमें कंटेनर तक सब सेटअप करके दिया हुआ है। You just need to deploy your application, means like your code, your data, and that is all. बाकी सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है बैकग्राउंड में? क्लाउड। लास्ट आता है आपका एप्लीकेशन तक, सब कुछ क्लाउड मैनेज करेगा आपके लिए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका टीम्स, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। भाई ये टीम कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, हमें थोड़ा ना पता है, हम तो बस इस पे यूजर हैं। बाकी सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है इसको? माइक्रोसॉफ्ट। उसके क्लाउड पे कहीं ना कुछ कर रखा होगा उन्होंने, उनको सॉफ्टवेयर एज सर्विस बना के दे रखा है हमको, ठीक है। टीम्स हो गया, जूम मीटिंग हो गया, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस। हमें तो पता ही नहीं कि इसके लिए हार्डवेयर क्या यूज हुआ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा होगा, किस कौन क्या क्या डेटा, मतलब एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय किया गया होगा। तो एप्लीकेशन तक सब कुछ चल रहा है, अभी हमने तो बस उस एप्लीकेशन पे जाके अपना एक अकाउंट बनाया, हम लोग उसको चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं बस। तो एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड इट विल बी मैनेज्ड बाय द वेंडर, जिसका भी वो एप्लीकेशन है। माइक टीम्स है तो टीम्स मैनेज कर रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, जूम है तो जूम वाला वेंडर मैनेज कर रहा होगा। सो वो सब मैनेज कर रहे हैं उसको, हमारा हेडेक ही नहीं है। सो दीज आर द क्लाउड सर्विस मॉडल्स। तीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर। एडमिन्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस का हमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो इसमें आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप वो आपको वो मिल जाएगा उसके ऊपर की चीजें आप मैनेज करोगे। तो EC2 है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करेगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद में दैट विल बी मैनेज्ड बाय द क्लाउड, जो भी क्लाउड आप यूज कर रहे हो। GCP में GCP कंप्यूट है, एज़्योर में वर्चुअल मशीन बोलते हैं, Amazon में EC2 है, ठीक है। एंड देन सेम प्लेटफॉर्म एज सर्विस जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, देन सॉफ्टवेयर सर्विस, दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लाउड, बेसिक क्लाउड का जो इंट्रोडक्शन